मेरे गांव में एक पुराना मठ था। जब उस मठ के महंत की मौत हुई तो एक बहुत बड़ी उलझन खड़ी हो गई। महंत ने ऐसा कोई वारिस नहीं चुना था जो उनके मरने के बाद मठ की गद्दी संभालता। मठ के पास खूब जायदाद थी। मठ के मैनेजर विनोद की नज़र बहुत दिनों से मठ की जायदाद पर लगी हुई थी, पर महंत की सूझबूझ के चलते उनकी दाल नहीं गल रही थी। महंत की मौत से विनोद का चेहरा खिल उठा। वे महंत की गद्दी संभालने के लिए ऐसे आदमी की तलाश में जुट गए जो उनका कहा माने। नया महंत जितना बेअकल होता, भविष्य में उन्हें उतना ही फायदा मिलने वाला था। उन दिनों महंत के एक दूर के रिश्तेदारी का एक लड़का राकेश गिरी मठ की गाय भैंस चराया करता था। वह पढ़ा लिखा था, लेकिन घनघोर गरीबी ने उसे मजदूर बना दिया था। मैनेजर विनोद ने गांव के लोगों की मीटिंग बुलाई और नए महंत के लिए राकेश का नाम सुझाया। वह महंत का रिश्तेदार था, इसलिए गांव वाले आसानी से मान गए। राकेश के महंत बनने से विनोद के मन की मुराद पूरी हो गई। उन्होंने धीरे धीरे मठ की बाहरी जमीन बेचना शुरू कर दी। कुछ जमीन उन्होंने तिकड़म लगाकर अपने बेटे बेटियों के नाम करा ली। इस तरह थोड़े दिनों में उन्होंने अपने नाम काफ़ी जायदाद बना ली। राकेश सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना रहा। वह शुरू में विनोद के एहसान तले दबा रहा, पर यह हालात ज़्यादा दिन तक नहीं रही। जब राकेश को उम्दा भोजन और तन को आराम मिला तो उसके दिमाग पर छाई धुंध हटने लगी। उसके गाल निकल आए, पेट पर चर्बी चढ़ने लगी। वह केसरिया रंग के सिल्क कपड़े पहनने लगा। गरीब गुरबे लोग उसके पैर छूकर आदर जताने लगे। इज्जत और पैसा पाकर उसे अपनी हैसियत समझ में आने लगी। राकेश ने विनोद को आदर के साथ बहुत समझाया, लेकिन उल्टे वह उसी को धौंस दिखाने लगा। विनोद मठ के मैनेजर थे। उन्हें मठ की बहुत सारी गुप्त बातों की जानकारी थी। उन बातों का खुलासा कर देने की धमकी देकर वे राकेश को चुप रहने पर मजबूर कर देते थे। इससे राकेश परेशान रहने लगा। एक दिन विनोद मठ के बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। चाय खत्म हुई कि वे कुर्सी से लुढ़क गए। किसी ने पुलिस को खबर दी। पुलिस विनोद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना चाहती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भेद खुलने का डर था, इसलिए राकेश थानेदार को मठ के अंदर ले गया और ले देकर मामले को रफा दफा कर दिया। विनोद को रास्ते से हटाकर राकेश बहुत खुश हुआ। ये उसकी ज़िंदगी की पहली जीत थी। उसमें हौसला आ चुका था। अब उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं थी। राकेश नौजवान था। उसके दिल में भी आम नौजवानों की तरह तमाम तरह की हसरतें भरी पड़ी थी। खूबसूरत औरतें उसे पसंद थी, सो वह पूजा पाठ का दिखावा करते हुए औरत पाने का सपना संजोने लगा। उन दिनों मठ की रसोई बनाने के लिए मैं नई नई आई थी। मेरी एक जवान बेटी किरण भी थी। इसके बावजूद मेरी खूबसूरती देखते ही बनती थी। गालों को चूमती जुल्फें, कटीली आंखें और गदराया बदन। एक रात मुझको घर लौटने में देर हो गई। मठ के दूसरे नौकर छुट्टी पर थे, इसलिए कई दिनों से बर्तन भी मुझे ही साफ करने पड़ रहे थे। राकेश खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। चारों ओर खामोशी थी। आंगन में बर्तन मांजने की आवाज़ के साथ चूड़ियों की खनक साफ साफ सुनाई दे रही थी। राकेश की आंखों में मेरी मस्त जवानी तैरने लगी। शायद उसे पाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला था। उसने आवाज़ देकर मुझको अपने पास बुलाया। राकेश की आवाज़ सुनकर मैं सिहर उठी। मैं अनसुनी करते हुए फिर से बर्तन मांजने लगी। राकेश खींच उठा। उसने बहाना बनाते हुए फिर से मुझे पुकारा, कमली जल्दी आना, दर्द से सिर फटा जा रहा है। अब की बार मैं अनसुनी नहीं कर पाई। मैं हाथ धोकर सकुचाती हुई राकेश के कमरे में पहुंच गई। उसने टेबल पर रखी बाम की शीशी की ओर इशारा करते हुए बोला, जरा मेरे माथे पर बाम लगा दो। मजबूरन मैं बाम लेकर राकेश के माथे पर मलने लगी। कोमल हाथों की छुअन से राकेश का पूरा बदन झंझना गया। उसने सुख की अपनी आंखें बंद कर ली। मैं हंसती हुई बोली, जब तुम्हें औरत के हाथों की बाम लगवानी थी तो कंठी माला के झमेले में क्यों फंस गए? डंका बजा कर अपना ब्याह रचाते, अपनी घरवाली लाते, फिर उससे जी भर कर बाम लगवाते रहते। वह उठ बैठा और हंसते हुए कहने लगा, कमली तू मुझसे मजाक करने लगी। वैसे सुना है कि तुम्हारे पति शहर गया था, जो आज तक नहीं लौटा। मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसके बिना तुम अपनी जवान बेटी की शादी कैसे करोगी। राकेश की बातों ने मेरे जख्म हरे कर दिए। मेरी आंखें भर उठी। मैं आंचल से आंसू पोंछने लगी। राकेश हमदर्दी जताते हुए बोला, कमली रोने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक रास्ता है। अगर तुम मान गई तो हम दोनों की परेशानी हल हो सकती है। सो कैसे? मैं पूछ बैठी। अगर तुम चाहो तो मैं तेरे लिए पक्का मकान बनवा दूंगा। तेरी बेटी की शादी मेरे पैसों से होगी। तुझे इतना पैसा दूंगा कि तू राज करेगी। मैं उतावली होकर बोली, उसके बदले में मुझे क्या करना होगा? राकेश मेरी बाहों को थामते हुए बोला, कमली सचमुच तुम बहुत भोली हो। अरे तुम्हारे पास अनमोल जवानी है, वह मुझे दे दो। मैं किसी को खबर नहीं लगने दूंगा। राकेश का इरादा जानकर मेरा चेहरा फीका पड़ गया। मैं उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मुझसे भारी भूल हो गई। मैं समझती थी कि तुम गरीबी में पले हो, इसलिए गरीबी का दुख दर्द समझते होगे, लेकिन तुम तो जिस्म के सौदागर निकले। मैं कमरे से बाहर निकलने वाली थी कि राकेश ने झपट कर मेरा आंचल पकड़ लिया।
मैं धक से रह गई। मैं गुस्से से पलटी और राकेश के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। रात के सन्नाटे में तमाचे की आवाज़ गूंज उठी। राकेश हक्का बक्का होकर अपना गाल सहलाने लगा। मैं बेफरती हुई बोली, मैं थूकती हूँ तुम्हारी मेहनती और तुम्हारे पैसों पर। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, मुझे इज्जत के साथ सिर उठाकर जीना आता है। इस घटना को कई दिन बीत गए थे, कई महीने बीत गए, लेकिन राकेश मेरे चाटों को भूल नहीं पाया। एक रात उसने अपने खास आदमी के हाथों मेरी बेटी किरण को उठवा लिया। किरण नींबू की तरह निचड़ी हुई लष्टपष्ट हालत पर सुबह घर पहुंची। किरण से सारा हाल जानकर मैंने माथा पीट लिया। समय के साथ राकेश की मनमानी बढ़ती गई। राकेश ने अपनी हिफाजत के लिए बंदूक खरीद ली। उसकी दबंगाई के चलते इलाके के लोगों से उसका रिश्ता टूटता चला गया। राकेश किरण वाली घटना भूल सा गया, लेकिन मेरे और किरण के लिए अपनी इज्जत बहुत मायने रखती थी। एक दिन मैं और किरण धान की कटाई कर रही थी, तभी मैंने सड़क से राकेश को मोटरसाइकिल से आते देखा। बदला चुकाने की आग में जल रही हम दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे को इशारा किया। फिर दोनों माँ बेटी हाथ में हंसिया लिए राकेश को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। राकेश सारा माजरा समझ गया। उसने मोटरसाइकिल को और तेज चला कर निकल जाना चाहा, पर हड़बड़ी में मोटरसाइकिल उलट गई। राकेश चारों खाने चित गिरा। मेरे लिए मौका अच्छा था। मैं फुर्ती से राकेश के सीने पर चढ़ गई। इधर किरण ने उसके पैरों को मजबूती से जकड़ लिया। मैं राकेश के गले पर हंसिए रखती हुई बोली, बोल तूने मेरी बेटी की इज्जत क्यों लूटी। इतने में वहाँ भारी भीड़ जमा हो गई। राकेश लोगों की हमदर्दी खो चुका था, सो किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। राकेश का चेहरा पीला पड़ चुका था। जान जाने के खौफ से वह हकलाता हुआ बोला, कमली मेरा गला मत रेतना। नहीं, मैं तुम्हारा गला नहीं रेतूंगी। गला रेत दिया तो तुम झटके से आज़ाद हो जाओगे। मैं सिर्फ तुम्हारी गंदी आंखों को निकालूंगी। दूसरों की ज़िंदगी में अंधेरा फैलाने वालों के लिए यही सही सज़ा है। राकेश के लाख छटपटाने के बाद भी मैंने नहीं छोड़ा। हंसिया के वार से राकेश की आंखों से खून का फव्वारा उछल पड़ा। उसको उसके किए की सज़ा मिल गई थी।